नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत करें एक बड़ी खबर से। राजद्रोह की धारा 124A, जिसको लेकर लगातार विवाद होता आया है, जिसका विरोध भी मानवाधिकार कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक समय समय पर करते आए हैं, उसे लेकर केंद्र सरकार ने अपना पुराना रुख बदल दिया है। केंद्र सरकार अब धारा 124A यानी राजद्रोह के कानून पर पुनर्विचार करने को तैयार हो गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपने बदले रुख की सूचना दी। आपको बताएं कि शुक्रवार को ही केंद्र ने इस मामले की जो सुनवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पुनर्विचार की जरूरत नहीं है, लेकिन आज सोमवार को सरकार ने अपना रुख बदल लिया। सरकार ने हवाला दिया है, कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आजादी के स्वर्णिम काल में, यानी 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर, जो पुराने कानून हैं, जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून हैं, उनको बदला जाए। और इसीलिए सरकार अभी तक 1500 से भी ज्यादा पुराने कानूनों को बदल चुकी है। आपको बताएं कि सरकार ने शुक्रवार को 1962 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि 124A यानी राजद्रोह का कानून समय की कसौटी पर खरा उतरा है। पुराना रुख यही रहा है, लेकिन अब जो है वो रुख बदल दिया है। और आपको बताएं कि 5 याचिकाएं हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। कल इस मामले पर सुनवाई होनी है। 3 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है, लेकिन सरकार ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार उचित फोरम पे इस बारे में फैसला करेगी। और हमारे साथ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा हैं, संविधान के जानकार, हमारे साथ जुड़ गए। आपका स्वागत है फैजान जी इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए। आप किस तरह से देखते हैं कि शुक्रवार को सरकार ने कुछ कहा जो पिछले 8 साल से वो ये कहते आए हैं, अब सोमवार को यानी आज उन्होंने हलफनामा देकर कहा कि वो खुद इस पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं, वो इसकी समीक्षा करने के लिए तैयार है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर अपना समय नहीं लगाना चाहिए। अखिलेश, जो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने बोला था कि मुझे सरकार से इसमें निर्देश लेने दीजिए, सरकार का जो रुख होगा वो मैं आपको बताऊंगा। एक लॉ की संवैधानिकता का प्रश्न है, उस पे जब तक सरकार मुझको अपने निर्देश ना दे, मेरे लिए उस पर बहस करना मुनासिब नहीं होगा। मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश की सरकार ने यह फैसला किया कि वो इस कानून पर पुनर्विचार करे। देश को राजद्रोह और देश के विरुद्ध कार्रवाई के खतरे हमेशा मौजूद रहते हैं। उन खतरों से निपटना भी बहुत जरूरी है और बहुत से ऐसे लॉज हैं जो अब आतंकवाद के और इस तरीके के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से डील करने में सक्षम है। देखिए, अंग्रेजों ने भी जब ये 1860 में इंडियन पीनल कोड बनाई थी, भारतीय दंड संहिता, तो उसमें 124A नहीं था। ये अजीब बात है अखिलेश कि देवबंद से जब फतवा हो गया एक अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद करने का, तो उसको खत्म करने के लिए फिर इस तरीके का कानून आया। और ये कानून जो हमारा स्वतंत्रता का राष्ट्रीय आंदोलन था, उसके नेताओं के विरुद्ध इसका इस्तेमाल हुआ। जब देश का संविधान बना और उसमें अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 में आ गया, तब इस तरीके के कानून की क्या रेलिवेंस रह गई, उस पे कुछ संविधान सभा में बहस हुई। फिर आपको मालूम है कि 1951 के अमेंडमेंट से कुछ और शर्तें सख्त कर दी गई और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर अंकुश लगाने के प्रावधानों में कुछ बढ़ोतरी की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं 1962 में एक 5 जजेस की बेंच ने केदारनाथ के केस में कहा कि सिर्फ किसी के कुछ बोल देने से राजद्रोह का मामला नहीं बनता, जब तक उस बोलने के नतीजे में कोई वायलेंस ना हो, कुछ लेकिन इसमें यही सवाल उठता है कि जो 62 का फैसला आया था, उसके बावजूद जो उसमें कुछ कह सकते हैं कि उन्होंने एक प्रिकॉशन दे दिए थे, उसमें सावधानियां बरतने के लिए कह दिया था, एक तरह की लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, लेकिन उसके बावजूद सरकारें समय समय पर इसका दुरुपयोग करती रही हैं। यह आरोप लगता रहा है सरकारों पर कि वो अपने खिलाफ आवाज को दबाने के नाम पर राजद्रोह का कानून का गलत इस्तेमाल करती आई हैं। देखिए अखिलेश, अक्सर कानूनों का दुरुपयोग होता है, लेकिन ये कि उस कानून पर जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है असलियत में वही सही है। और आप देखेंगे
कि चाहे ये कानून हो या यूपा हो, कि जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम हमेशा रहा है जी। मैं ये समझता हूं कि देखिए 1951 या 1962 की सिचुएशन तो जरा अलग थी कि देश को पाकिस्तान से और चाइना से भी खतरा था। आजकल भी कुछ इस तरह के हालात हैं कि चाइना हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता रहता है और एक नए तरीके का आतंकवाद भी विश्व झेल रहा है। तो ऐसे में इस कानून की कितनी जरूरत है कितनी नहीं, उसका सही फोरम संसद है। आमतौर से न्यायपालिका को लॉ मेकिंग का कार्य नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं भारत सरकार का जो एफिडेविट है जिसमें उन्होंने कहा कि जो इसका सही फोरम है हम उस पर ले जाएंगे। अक्सर अखिलेश क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को सुनने का या उनकी बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाती और ये सेडिशन हो गया या अडल्ट्री हो गया या 377 हो गया, ये लो हैंगिंग फ्रूट हैं। इन मुद्दों को वो जल्दी से तय कर देना चाहती हैं। मेरे ख्याल से सरकार का एफर्ट ये है कि अगले 2-4 महीने में इस पर कोई फैसला ना आए। लेकिन और आपने जो बात कही कि फोरम जो है वो संसदीय, जाहिर सी बात है कि कानून वही बनना चाहिए। जो एफिडेविट दिया है सरकार ने उसमें भी उन्होंने यही बात कही है। लेकिन कुछ आलोचक अब भी सवाल उठा रहे हैं सरकार की मंशा पर कि क्योंकि कल सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब वो ज्यादा समय इंतजार नहीं करना चाहते हैं। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि सरकार समय लेना चाह रही है, थोड़ा समय अपने आप को मिल जाए इसलिए एफिडेविट दिया गया, या आपको लगता है कि सरकार वाकई गंभीर है इस कानून को रिपील करने के बारे में? देखिए, सरकार का अगर कोई इरादा इस पर दोबारा पुनर्विचार का ना होता तो सरकार वही बात आज भी कह देती जो अभी हमारे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस कानून की जरूरत है, अभी आप इसे रहने दीजिए। वैसे भी ये मसला 5 जज बेंच को जाता और अगर ये 5 जज बेंच को जाता तो जो आज हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शायद उनके समय में ये तय नहीं होता, क्योंकि उनका रिटायरमेंट अगस्त में है। 20 मई के बाद कोर्ट बंद होने जा रही है, जून और जुलाई में। तो कोई भी जो संवैधानिक पीठ है 5 जजेस की, वो आसानी से फैसला इतनी छोटी बहस के बाद नहीं देती। इस पे कोई 7-8 दिन की बहस होगी जरूर। तो सरकार को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर बहस भी होती तब भी वो बहस जाके जुलाई वगैरह में होती, अगस्त में होती, उसमें जजमेंट इतनी आसानी से नहीं आता। अब सरकार को खुद अगस्त में एक मानसून सेशन पार्लियामेंट करेगी, उसमें हो सकता है कि सरकार बिल लाए। और वैसे तो बहुत से मामलात में अखिलेश सरकार इस तरह के बिलों को इधर पिछले कई सालों में सेलेक्ट कमेटी भेज रही, लेकिन ये बिल सेलेक्ट कमेटी में जाएगा, उसमें भी कुछ और देर लगेगी और फिर फाइनली इस पर फैसला होगा। आपको याद होगा 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने मैं इसी सवाल पर आ रहा था, क्योंकि यह राजनीति का सवाल था। मुझे लगा था कि शायद इस पर बाद में आए, लेकिन 2019 में कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो इसको रिपील करेंगे, खत्म करेंगे राजद्रोह के कानून को। लेकिन तब बीजेपी ने काफी तीखी आलोचना की थी, इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया था। इसलिए जो हृदय परिवर्तन हुआ है, जो कारण दिए गए हैं कि अमृतकाल में, आजादी के अमृतकाल में प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून हैं इनको खत्म करना चाहिए, तो एक तरह से पूरा का पूरा बदलाव आया है। दिख रहा है कि ये हृदय परिवर्तन हुआ है। नहीं, इधर क्या हुआ है अखिलेश के कई बेंचेस जो थी वो सेडिशन के बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणियां कर रही थी। तो सरकार को यह लग रहा था कि इस कानून को बचाना कोर्ट में बहुत मुश्किल होगा। तो अब उन्होंने ये कहा कि हम इस पर खुद पुनर्विचार करेंगे। जब पुनर्विचार करेंगे वो थोड़ा सा इसे डाइल्यूट कर देंगे, कहीं पे कोई एक्सप्लेनेशन में चीजें लिख देंगे। देखिए, मेन बात यह है कि उस वक्त सरकार ने ये स्टैंड लिया था कि देखिए कांग्रेस जो है ये राष्ट्र के मामले पे कंप्रोमाइज कर रही है। अब सरकार उसको डाइल्यूट करेगी। मेन बात अखिलेश इस पूरे चीज में जो समझने की है वो ये कि ये कानून ये कहता है कि सरकार को प्यार मोहब्बत का और अफेक्शन का हक है, राइट टू अफेक्शन। मैंने कभी इस पे लिखा भी था। और मैं ये समझता हूं कि किसी भी सरकार को या किसी भी इवन महबूब को या महबूबा को प्यार का हक नहीं होता। प्यार तो अपने आप आपके एक्शन से होता है। तो ये पूरा जो इस कानून में डिसअफेक्शन का शब्द है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। जाते जाते आपसे समझना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद भी कोई ना कोई व्यवस्था रखनी पड़ेगी, क्योंकि
जो देश को खतरा है, देश की संप्रभुता को, वो तो बरकरार है। कुछ इस तरह के तत्व होते हैं जो हमेशा देश को, एकता को, अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उनसे निपटने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी जरूरी है। बिल्कुल, ऐसा प्रावधान ऑलरेडी हमारे कई और कानून हैं जिनमें है, और जब सरकार इसमें अमेंडमेंट लाएगी तो वो भी उस प्रावधान को रखेगी। सिर्फ मैं ये समझता हूं कि एक एक्सप्लेनेशन ऐड करके ये कहा जाएगा कि सिर्फ बोल देने को राष्ट्रद्रोह नहीं माना जाएगा। वो बात जो सुप्रीम कोर्ट ने 62 के जजमेंट में कही है, अब सरकार एक संशोधन कर कर उसको कानून में कह देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर सरकार ने ये जो यू टर्न किया है इसके पीछे उनकी क्या मंशा है, क्या कारण है, और अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की बात में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब की जिसे कि अभिनव चंद्रचूड़ साहब ने लिखा है, और ये मुंबई हाईकोर्ट के लॉयर हैं, और किताब लिखा है इन्होंने सोली सोराब जी के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और आपने जो पहली लाइन लिखी है वो सबसे खूबसूरत लाइन है सोली जी के लिए कि हाउ डज ए पारसी लॉयर, जो कि रोमन कैथोलिक प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस था, फॉल इन लव विथ ए बहाई, गो ऑन टू बिकम द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर ए हिंदू नेशनलिस्ट बीजेपी। इससे अच्छा वर्णन सोली सोराब जी के बारे में हो नहीं सकता था। आप क्या कहेंगे सोली के बारे में? तो सोली सोराबजी जी was such a very interesting character, and really one of the most important things that I've written about the book is that really what Soli Sorabji did was in 1996 when he was really a private lawyer in the 1990s. Of course, this was when Atal Bihari Vajpayee had lost the trust vote. He had been in power for 13 days. And what happens is that Soli Sorabji, of course, used to write opinion pieces in the Times of India. He wrote an opinion piece in 1996 and said, of course, he praised Atal Bihari Vajpayee, but he said that the BJP needs to, and I quote, he said the BJP needs to shed its obsession with demolishing mosques and needs to replace Hindutva with Bharatva. So Sorabji was really in that sense an intellectual opponent of the ideology that the BJP stood for. And yet the BJP reached out to its intellectual opponent and made him the highest law officer of the land. When else will we see a time in our lifetimes where something like this is done? आपने लिखा है कि सोराब जी के बारे में पूरी किताब है, लेकिन आपको सबसे फेमस केस क्या लगता है? भोपाल गैस ट्रेजेडी, बॉम्बई केस, या फिर जनता पार्टी के समय में जो हुआ, या फिर आपको लगता है बैंडिट क्वीन वाला केस? सबसे बढ़िया केस आप किसको रेट करेंगे? सबसे बढ़िया केस अगर देखा जाए तो मेरा फेवरेट जो केस है वो फ्रीडम फर्स्ट केस होगा बॉम्बे हाई कोर्ट में, एंड दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस. Of course, it's not one of the most famous cases that Sorabji would go on to participate in when he was in the Supreme Court, but it was a case decided by the Bombay High Court during the emergency. It concerned this magazine run by Minu Masani, member of the Constituent Assembly of India, close friend of Soli Sorabji, called Freedom First. And the censor during the emergency had censored some articles. It had not permitted Minu Masani to carry or to publish 11 articles. And one of those articles, of course, was a quotation of a judge of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission, a man by the name of Justice J.L. Nain, who incidentally had also been a former judge of the Bombay High Court. And Justice Nain had simply said that public sector corporations are indulging in unfair trade practices, and this quotation of a judge was not permitted to be carried. Of course, the Bombay High Court said nothing doing. But one of the articles that was censored by the censor at that time was a letter written by one of the readers of Freedom First. And that reader said that America should not give foreign aid to India. And the reason given by the censor for doing this censorship was that, well, after reading this, America may decide not to give foreign aid to India. And the Bombay High Court said that, well, even this writer, the reader who wrote the article for the Freedom First newspaper,
even in his wildest imaginations would not have thought that his letter written to the editor will influence American foreign aid in India. And the judges said of the Bombay High Court that surely foreign aid is not given or withdrawn on the basis of letters written to editors in newspapers. So the Bombay High Court really set aside the orders of the censor and permitted most of the articles to be carried in the Freedom First newspaper. For me, that's my favorite case in which Sorabji participated in. Of course, there were many others in the Supreme Court that are written about in the book. सही कहा आपने. कुछ और मुद्दे हैं जिसपे मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा. सबसे पहले आपके फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं. आपके पिताजी ने आपके दादा का फैसला पलट दिया था, वो काफी इमोशनल भी हो गए थे. क्या इस बारे में कभी फैमिली में चर्चा हुई होगी? Well, of course, we always knew that, and my grandfather had also always said that he felt that the decision that he had rendered in the habeas corpus case was incorrect. It was a very proud moment in the family when that judgment was overruled, and it was overruled by my father. It was a moment of great pride. Our chest swells with great pride when we think of that. It was a wrong decision; it had to go, and it's very it's a great thing that it happened. It was overruled in the manner that it was. ठीक है सर, हिंदी में बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. नवंबर में आपके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे. एक ही परिवार में दो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब घर में तो बहुत प्राइड फील होता होगा आप लोगों को जब इकट्ठे बैठते होंगे तो. वो बात तो सही है. प्राइड तो है ही. और पैंडेमिक के बाद मैं कहीं ट्रैवल भी नहीं कर सका हूँ. शायद 2019 में मैं आखिरी बार फ्लाइट में गया था, तो नवंबर मैं जरूर एक फ्लाइट लूंगा और बंबई से मैं दिल्ली जाऊंगा उनका स्वेरिंग इन देखने के लिए. पर तब तक तो मैं बंबई में ही रहूंगा. अच्छा, एक और जो आज खबर आई है कि सरकार जो है वो राजद्रोह का कानून जो है उसको वापस लेने के का मन बना चुकी है. इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? ये जो सब सरकारें लगा देती है, अब उनके खिलाफ कुछ भी आप कमेंट करो तो ये बात बहुत अच्छी है. मैंने अभी सुनी आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार ने ये फैसला लिया है कि राजद्रोह का जो कानून है वो उसमें कुछ बदलाव लाने की चर्चा होने वाली है. वो किस प्रकार के बदलाव लाने वाले हैं ये देखना पड़ेगा. तो शायद अब थोड़ा मैं जल्दी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, पर ये बात तो सही है. मैं काफी समय से ये कहते आ रहा हूं कि राजद्रोह के कानून में कुछ बदलाव लाने चाहिए. मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगा. पहली बात तो ये है कि राजद्रोह का जो कानून है वो इंग्लैंड में 1832 के से लेकर आज तक बेलेबल था, हमेशा बेलेबल था. इसका अर्थ ये रहा कि आपके विरुद्ध अगर राजद्रोह का कानून लगाया गया, अगर लागू किया गया, तो आपको बेल एक हक है. ऐसे नहीं कि आपको कोई कोर्ट में जाना पड़ेगा और विनंती करनी पड़ेगी बेल के लिए. ये इंग्लैंड में. पर भारत में क्या है, नॉन बेलेबल है. ताकि आपके विरुद्ध अगर राजद्रोह का कायदा लगाया गया है तो आपको बेल के लिए एप्लीकेशन करना पड़ेगा. ये पहली बात है, ये गलत बात है. दूसरी बात ये है कि इंग्लैंड में भी और वसाहत काल में भारत में भी राजद्रोह का जो कानून था वो नॉन कॉग्निजेबल था. इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी का कंप्लेंट है कि आपने राजद्रोह किया है तो पुलिस को एक वारंट की जरूरत है मैजिस्ट्रेट से, वो मामला इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आपको अरेस्ट करने के लिए. ये कॉलोनियल इंडिया में भी ऐसे ही था. पर 1974 में जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू हुआ, नया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो भारत में पहली बार ये कायदा कॉग्निजेबल बन गया. मतलब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अगर अरेस्ट करना चाहिए, अगर ब्रिटिश पुलिस को अरेस्ट करना था तो वारंट लगता था मैजिस्ट्रेट से. पर आज अगर आपने या मैंने कुछ कहा और सरकार को लगा कि ये राजद्रोह है तो हमारे खिलाफ पुलिस हमको अरेस्ट कर सकती है, कुछ वारंट की जरूरत नहीं है. ये बिल्कुल गलत चीज है. तो अगर सरकार को बदलाव लाना है तो पहला बदलाव तो ये हो सकता है कि पूरा राजद्रोह कानून ही हटाया जाए. वो तो बहुत ही अच्छी बात होगी. पर शायद सरकार को अगर इतना नहीं करना होगा तो शायद ये दो चीजें कर सकेगी सरकार, जो बहुत अच्छी चीजें मान ली जा सकेगी. एक अंतिम का सवाल है सर मेरा. अभी जो देश की राजनीति है इस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? बुलडोजर की राजनीति और जिस ढंग से देश के अन्य हिस्सों में जो एक समुदाय, दो समुदाय के बीच में जो क्लैश हो रहा, आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? कानून में क्या कुछ है इनको जिससे कि इन सब चीजों पर एक नजर डाली जाए? मैं वकील के तौर पे लॉ प्रैक्टिस करता हूँ. राजनीति के बारे में तो मुझे खास कुछ मालूम नहीं. पर मेरे किताब में
मैंने अपेंडिक्स में कुछ कविताएं छापी है जो, और एक्सर्प्ट्स छापी है कविताएं के। सोराब जी साहब की मनपसंद कविताएं थी, और उनमें से एक कविता है रविंद्रनाथ टैगोर की। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि नन शैल बी टर्न्ड अवे फ्रॉम द वास्ट शोर ऑफ ह्यूमैनिटी दैट इज इंडिया। और वो शायद हमें आज याद रखनी चाहिए वो कविता। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव सर। ये किताब सच में अच्छी है। इसमें जो रिश्ते हैं जेठमलानी और सोराब जी के बारे में जो रिश्ते आपने बताए हैं, और किस तरह से अरुण जेटली जब बने कानून मंत्री, तो ये किताब जो है सबको पढ़नी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। वक्त है छोटे से ब्रेक का। शाहीन बाग की बात कर लेते हैं, जहां आज जैसे ही एमसीडी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने पहुंची, सीपीएम ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर तुरंत सुनवाई की मांग की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए था, जो कहना चाहते हैं उसके लिए हाईकोर्ट जाएं। एक राजनीतिक दल ये मामला क्यों फाइल कर रहा है, कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया है, यहां प्रभावित पक्ष को ही आना चाहिए। अगर कानूनन अतिक्रमण हटा रहे हैं तो दखल की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बाद सीपीएम ने अपनी याचिका वापस ले ली। और दिल्ली के जिस शाहीन बाग में आज अतिक्रमण हटाने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसका जमकर विरोध किया। हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच राजनीतिक दलों के लोग भी वहां जमा हो गए थे। इसे देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। महिलाओं समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई का विरोध किया और लोग बुलडोजर के आगे बैठ गए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान भी दल बल के साथ वहां पहुंचे। इनके अलावा कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता वहां जमा हो गए थे। अमानुतुल्लाह खान ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने के बहाने बीजेपी राजनीति कर रही है। और शाहीन बाग में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता भी पहुंचे थे। कांग्रेस के नेता तो बुलडोजर के सामने लेट गए। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानुतुल्लाह खान ने बुलडोजर के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उनसे बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। तमानत बताइए, क्या हुआ? बुलडोजर पीछे हट गया, क्या हुआ पूरी बात? यहाँ इंक्रोचमेंट था ही नहीं। एक पेड़ बंधी हुई थी। इसको ये कहने लगे साहब वो बुलडोजर वहां जाकर खड़ा कर दिया। मुझे मालूम था ये खबरें दिखाएंगे कि हमने देखो अतिक्रमण हटा दिया, तो मैंने खुद कहा इसे हटा दो। पेड़ बंधी हुई है सफेदी करने के लिए, इंक्रोचमेंट कहीं नहीं है। ये 13A रोड है जो नोएडा को उत्तर प्रदेश, जो दिल्ली को उत्तर प्रदेश और हरियाणा से जोड़ता है। पीडब्ल्यूडी के विभाग के लोग, हमारा अपना डिपार्टमेंट है, एक भी सीढ़ी, एक भी पेड़ी यहाँ पर नहीं है। जो थी मेरे आह्वान पे, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपने इलाके के लोगों का, तमाम RWA का, तमाम मार्केट एसोसिएशन का, मैंने खुद हटाया। और एक मस्जिद के आगे टेम्परेरी, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, टेम्परेरी वुजू खाना और उन्होंने टॉयलेट बनाया था अपनी जेसीबी से। मैंने कहा इसे मैं तुड़वाना चाहता हूँ। वहाँ के मदरसे के जो लोग थे, मस्जिद के जो लोग थे, उन्होंने खुद अमानत अभी यहाँ से बुलडोजर हट गया है, क्या आपकी बात हुई? पुलिस आपसे क्या कह रही है? मैंने पुलिस वालों से यही कहा था आप ही के सामने कि भाई आपके सामने मैंने सब हटा दिया, सब क्लियर करा दिया कि हाँ जी क्लियर करा दिया। फिर क्या है? कहने लगे जी कुछ नहीं है, हम जा रहे हैं। मंशा क्या है एमसीडी की यहाँ पर? यहाँ लाकर बुलडोजर को खड़ा करना, फिर दिखाना। अमानतुल्लाह ने रोक दिया, फिर कहे कि देखो एमसीडी जो कार्रवाई कर रही थी, अमानतुल्लाह ने रोक दिया। शाहीन बाग में रोक दिया। जहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है आप वहाँ आए हो तो हम तो रोकेंगे। अमानत ये बताइए, ठीक वही जगह है जहाँ पर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, ठीक उसी जगह बुलडोजर लगाने के पीछे आप मंशा क्या देखते हैं? बुलडोजर लगाने के पीछे हिंदू मुसलमान कैसे करें कि शाहीन बाग में कार्रवाई रोक दी। अमानतुल्लाह के नाम पर इनको वोट मांगना है हिंदू भाइयों का। अमानतुल्लाह ने आकर रोक दिया। देखो वो गुंडा है, देखो वो जिहादी है। ये कैसे करेंगे जब यहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है? आप किसी का घर तोड़ने आओगे तो मैं तो आऊंगा ना, मेरा रोड है ये पीडब्ल्यूडी का, मेरे विभाग का रोड है। मेरे विभाग के अधिकारी आ जाए, एमसीडी के अधिकारी आ जाए, मेरे साथ पुलिस वाले बैठे, कुछ भी इंक्रोचमेंट अगर गलत होगा तो मैं खुद तोड़वा दूंगा। ये माहौल खराब ना करें। माहौल खराब नहीं करने की बात हो रही है, तो अभी पुलिस क्या कह रही है आपसे? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस को तो मालूम है। मैंने 5 दिन पहले एक आदमी से जाकर आह्वान किया, सबने पीछे कर लिया।
अपना सामान जो रखा था, टी शर्ट रखी थी, शर्ट रखी थी, तखत लगा था, सब पीछे कर लिया और कह दिया अब कभी आप आगे नहीं आओगे, वो आगे भी नहीं आएंगे। तो जब हम खुद कर रहे हैं, जब यहाँ का विधायक अमानतुल्लाह खुद इंक्रोचमेंट को हटा रहा है, तो फिर आप राजनीति बात बताइए, मस्जिद वाली बात क्या बता रहे हैं? मस्जिद के सामने, मस्जिद में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उन्होंने टेम्परेरी वजू खाना आगे बना लिया था, बहुत चौड़ा रोड है वो नाले पर। तो मैंने उनसे कहा कि इसको आप हटा लीजिए। उन्होंने कहा कि हमारा भाई जेसीबी मंगा करके आप खुद हटवा दीजिए। तो मैंने जेसीबी मंगाई, 2 दिन मैंने खुद हटाया और वो फोटो है, दिखाना जरा था आदिल। यानी मस्जिद के बाहर जो अतिक्रमण था, आपने खुद हटवा दिया? मैंने बिल्कुल खुद हटा दिया, क्योंकि वो टेम्परेरी बना हुआ था। जब मैं मस्जिद के सामने से इंक्रोचमेंट जो भी है पहले हटा सकता हूँ, तो कहीं और से नहीं हटा सकता। हमारा ये बड़प्पन है। क्या राजनीति करने की मंशा है? बिल्कुल, हमारी ये बड़प्पन है और ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मस्जिद के सामने इंक्रोचमेंट था, मैंने खुद हटवा दिया। वो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, दिखाना आदिल वो फोटो। तो हमारे पुलिस यहाँ से हट गई है, बुलडोजर चला गया है पीछे, तो कहीं ना कहीं जब भी इंक्रोचमेंट होगा मुझे अधिकारी आकर बताएं, एमसीडी के लोग बताएं, मैं यहाँ लोकल विधायक हूँ, मैं खुद कोऑपरेट करूंगा। ये लेटर कहाँ क्या लिख रहे हैं? लेटर लिख रहे कोई हैं? बेचारा अस्पताल में एडमिट है, अच्छा, उसके लिए बिल के लिए पैसे नहीं होंगे, तो वो वेव ऑफ करने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पर जब इतनी राजनीति हो गई, इतना मीडिया का जमावड़ा हो गया, कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्रवाई करके क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है एमसीडी? ये संकेत क्या है? देखिए, इंक्रोचमेंट तो है नहीं। आप जहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है वहाँ आप आए हो, फिर आप आओगे तो मैं तो खड़ा हुआ मिलूंगा। जब मेरे आह्वान पर लोगों ने हटा लिया, अब उनका अगर घर तोड़ोगे तो मैं तो खड़ा हुआ मिलूंगा, लोकल विधायक हूँ। तो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो एमसीडी की कार्रवाई को अमानतुल्लाह जैसे गुंडे ने, अमानतुल्लाह जैसे जिहादी ने, अकेले मुसलमानों की दुकान नहीं है यहाँ, मुसलमानों से ज्यादा आधे हिंदू भाइयों की दुकान है इस रोड पर, उन्हीं की बेची हुई जमीन है ये। श्रीलंका बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आर्थिक हालात बदतर हो चुके हैं। विरोध प्रदर्शनों के बीच आखिरकार प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपना इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में पिछले 2 महीने से आर्थिक संकट है। आपातकाल लगाने और पुलिस की बर्बरता के बावजूद बड़ी संख्या में लोग लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो श्रीलंका की हालत है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। श्रीलंका में सरकार समर्थकों तथा विरोधियों में हिंसक संघर्ष चल रहा है। इसमें सत्तारूढ़ दल के एक सांसद की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। श्रीलंका में बेमियादी कर्फ्यू लगाया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच 75 दिनों से जंग चल रही है। इस बीच मास्को में आज रूस अपना 77वां विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर मास्को के लाल चौक पर साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में परेड तथा सैन्य ताकत का प्रदर्शन हो रहा है। इस परेड को राष्ट्रपति पुतिन ने संबोधित किया, जिसमें उन्होंने यूक्रेन से वर्तमान संघर्ष के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन में अपनी सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि यह कदम रूस की सुरक्षा के लिए उठाना जरूरी हो गया था। यह कार्यक्रम हर साल 9 मई को आयोजित होता है, जो 8 मई 1954 को नाजी जर्मनी की हार और आत्मसमर्पण के साथ ही यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का भी प्रतीक माना जाता है। और ये मास्को की सड़क है जहां पर रूस आज अपनी सैनिक ताकत दिखा रहा है। एक तरफ जहां पुतिन परेड में नजर आए, वहीं रूस ने अपने खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन किया और साथ ही अपनी सैन्य ताकत भी दिखाई। पांच की बात में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।